Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 3 of unit number 9, variation. Students, today we are going to start our lecture from question number 13 of exercise number 9.1. Okay, so here I have a question and it's also a word problem that we have to solve. What they are asking to us, find 4 numbers. It means that we have to find out 4 numbers विच आर प्रोपोर्शनल्स, यानी ये चारों नंबर हमारे पास प्रोपोर्शनल में. ओके, ए रेशो बी, डबल रेशो, सी रेशो डी, यही होंगे हम लोगों के पास 4 नंबर्स, क्योंकि चारों क्या है प्रोपोर्शनल में. सच डेट देयर सम इज़ 40, यानी क्या इन चारों नंबर्स को अगर मैं सम करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 40. इज डेट क्लियर. और कहा जा रहा है हमसे द रेशो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ इज़ 3:5. थर्ड और फोर्थ का रेशो कंसीडर करें अगर हम, यानी ये हो गया थर्ड पोजीशन पे सी और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास डी, तो उसका रेशो हमारे पास आ रहा है 3:5. ओके, एंड द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ, यानी सेकंड और फोर्थ का अगर हम डिफरेंस लें, ओके, माइनस करें, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5. इज दैट क्लियर. ये कंडीशंस गिवन है. इन कंडीशंस से हम लोग अपने वेरिएबल्स की यानी नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल सॉल्व इट, और फिर हम एक्स की वैल्यू को जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर्स पता चल जाएंगे. इज दैट क्लियर. अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास किस तरह की कंडीशन आ रही है. सपोज द फोर्थ नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल्स आर, हम लोगों के पास जो 4 नंबर हम लोगों को कंसीडर करने हैं जो प्रोपोर्शनल है, वो हमने ए, बी, सी और डी कंसीडर कर लिया. ओके, एज द रेशो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ इज 3:5. अब देखिए, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि अगर हम लोगों के पास किसी भी प्रोपोर्शनल की रेशो की वैल्यू गिवन है, ठीक है, यानी हमारे पास देखें जैसे यहाँ पे गिवन है, या हमारे पास 3:4 रेशो हमारे पास 3:5 आ रहा है, तो बताइए थर्ड वाली वैल्यू और फिफ्थ वाली वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूँगी. ऑब्वियसली मैं थर्ड वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल पता चल जाएगा. और फोर्थ वैल्यू को, यानी फोर्थ वैल्यू का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे 5, यानी जो रेशो आ रहा है 5, अगर मैं 5 को x से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास 4 प्रोपोर्शन आ जाएगा. इज दैट क्लियर. ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं. अब आप देखिए, मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल्स को किस तरह लिखा, ए रेशो बी, डबल रेशो, सी रेशो डी. इज दैट क्लियर. अब थर्ड पोजीशन पे इसकी हमारे पास सी की वैल्यू कैसे मिली कि 3 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल हैव 3x ओवर दिस प्लेस. ओके, फिर रेशो की साइन. डी की पोजीशन कैसे मिली, मैंने 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई हैव 5x ओवर दिस प्लेस. इज दैट क्लियर. अब अभी आपने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन को देख लिया. नाउ द सेकंड कंडीशन इज, आपसे क्या कहा जा रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इज 5, यानी अगर आपने सेकंड और फोर्थ को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5. लेट अस सपोज दैट हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास, मैंने ये कंडीशन आप देखें कि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, मैंने लिख दिया कि सेकेंड को मैंने फोर्थ से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो अगर इसको इस तरह से लिख दूँ, चलिए सेकंड को अगर हम फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्थ को पहले लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम की कंडीशन आती है. माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है. सेकंड को मैंने फोर्थ से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 5. देखिए सेकंड पोजीशन पे कौन था, बी, और फोर्थ पोजीशन पे कौन है मेरे पास, डी. इज दैट क्लियर. अब आप एक बात बताइए कि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या कंडीशन है कि हम लोगों के पास, देखिए यहाँ पे अगर मैं b को d से ही माइनस करूँ तो मेरी कंडीशन बनेगी, b को d से मैंने माइनस किया, आंसर 5. देखिए अगर मैं b को d से माइनस करूँ तो देखिए सबसे पहले d की पोजीशन क्या है, d की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, d की पोजीशन पे हम लोगों के पास 5x है, तो मैंने यहाँ 5x पुट कर देती हूँ. b इज़ माइनस 5x इज इक्वल टू 5, ठीक है, b माइनस 5x इज इक्वल टू 5. अब d के पोजीशन पे मेरे पास अगर 5x आ गया तो मुझे बताइए b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ. 5x को ऑलरेडी मैं उधर शिफ्ट कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू 5 को बाद में लिख देते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ अ कांस्टेंट, तो 5x + 5 की कंडीशन आ जाएगी. इज दैट क्लियर. ये देखिए b आ गया. मैंने ये कट क्यों किया, d माइनस बी क्यों नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए. देखिए अगर मैं, और इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, अगर मैं d को b में से माइनस करूँ तो सब्ट्रैक्शन मेरे पास 5 आ रही है. d की पोजीशन पे आप माइनस 5x पुट कर दें, ओके, माइनस b इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 5. माइनस की साइन आप चाहें तो कॉमन ले लें, पहले तो आप b को शिफ्ट कर दें. इज दैट क्लियर. b को अगर आपने शिफ्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस वाली पोजीशन को आपने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया. तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जाकर हो गया 5 + 5x - b. इज दैट क्लियर.
तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ की आई थी, प्रॉब्लम इस बात की आई थी कि जो माइनस की साइन नीचे डिवीजन में आएगा ना, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं देगा। 5x माइनस, आप लोगों के पास -5x -5 की कंडीशन दे देगा। इज दैट क्लियर? जो कि हम लोगों के पास आगे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माइनस की वैल्यूज़ को आप हमेशा अवॉइड करेंगे टू मेक योर सॉल्यूशन इजी। डेट्स वाई मैंने ये वाली, आगे सॉल्यूशन इससे भी आ जाएगा, आपका क्वेश्चन पूरा इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, सो डेट्स वाई विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, b माइनस डी किया। ओके, b माइनस डी करने से आपने यहाँ पे d की वैल्यू पुट करी, तो ये उधर जाके इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट होके प्लस हो गई, सो डैट b हमारे पास कितना आया, 5x + 5। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैंने यही बात यहाँ पे वर्डिंग्स में डिस्क्राइब की हुई है। एज द डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन नंबर इज 5, द सेकेंड नंबर कैन बी रिटन एज, देखिए सेकेंड नंबर कौन सा, b कैन बी रिटन एज 5x + 5। इज दैट क्लियर? सो द रेशो बिकम, अब आप देखिए आपका रेशो था a रेशो b की पोजीशन पे मैंने क्या पुट करना है, आप 5x + 5। इज दैट क्लियर? फिर डबल रेशो, और उसके बाद हमारे पास c की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 3x रेशो d की पोजीशन पे हमारे पास आ गया 5x। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज सपोज दैट दिस इज माय स्मॉल a b c d and I know that I have to multiply b with c and a with d। ओके, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था b को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं और a को d से, bc इज इक्वल टू ad की कंडीशन आएगी। अब आप देखिए अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पहले मैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ad इज इक्वल टू bc, आप जानते हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप देखिए मैं a को d से मल्टीप्लाई करूँगी, सो आई विल हैव a इंटू 5x इज इक्वल टू b को c से मल्टीप्लाई करें 5x + 5 ब्रैकेट के अंदर इंटू 3x। इज दैट क्लियर? अब आपको a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू शिफ्ट दिस 5x आफ्टर इज इक्वल टू साइन, दिस 5x इज मल्टीप्लाइंग विद a राइट हियर, सो आफ्टर गोइंग आउट टुवर्ड द राइट हैंड साइड इट विल बी डिवाइड। ओके, तो आप देखिए a की कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, a इज इक्वल टू 5x + 5 इंटू 3x ओवर 5x। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, हाउ कैन यू सिंप्लीफाई इट, देखो बेटा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऑब्वियसली पहले 3x को इस कंडीशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस यानी पूरे ब्रैकेट से 3x इंटू 5x विल बिकम 15x स्क्वायर प्लस 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 5 इंटू 3 विल बिकम 15x। ओके, ओवर 5x। अब आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हुई, आप देखिए यहाँ से हमारे पास न्यूमिनेटर से 15 कॉमन आ रहा है, या फिर आप 5 देख लें, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन क्यों ले रहे हैं, 15 कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए नीचे हमारे पास क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में 5 है। ओके, तो कैंसिलेशन आसान हो जाएगी, मैं सिर्फ 5 को कॉमन ले रही हूँ और x को कॉमन ले रही हूँ। ओके, x भी दोनों तरफ है तो x कॉमन आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 5x कॉमन लिया तो बताइए यहाँ पे हमारे पास 3x + 3 बचेगा। ओके, 5x आपने कॉमन ले लिया तो 5 की रेंज में 3 कब आता है, फिर 5 की रेंज में 15 कब आता है, 3 टाइम, तो अंदर बच गया मेरे पास 3 इंटू x स्क्वायर का एक x कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ एक x बचेगा। ओके, प्लस की साइन, यहाँ पे 15x है, मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 5x कॉमन ले लिया। देखिए एक x था तो एक का एक x पूरा का पूरा बाहर आ गया, यानी कॉमन आ गया, तो अंदर तो x बचेगा ही नहीं। तो बताइए 5 का हम लोगों के पास 5 की रेबन 15 कब आता है, 3 टाइम, तो अंदर हम लोगों के ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू दैट हाउ टू टेक द कॉमन। ओके, नाउ दिस 5x विल कैंसिल बाय 5x एंड यू विल हैव a as 3x + 3। अब देखिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3x + 3। b की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर की थी, b की वैल्यू हमारे पास आई थी क्या, 15x + 5, c क्या था 3x और d क्या था हमारे पास 5x। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया, देखिए a की वैल्यू पुट कर दी हमने रेशो में, b की पुट कर दी, c की रेशो वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू पुट कर दी। ओके, हमने a भी फाइंड आउट कर दिया, बट स्टिल अवर क्वेश्चन इज कंटिन्यू, इट्स नॉट डन, वी हैव नॉट डन विद इट यet। ओके, नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोगों को इसको इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को कि हमारे पास ना x की वैल्यू भी यानी a b और c और d की वैल्यू हमारे पास नंबर्स में आ जाओगे, न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो जाए, तभी हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आप देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में सबसे पहले हम लोगों के पास कंडीशन दी गई थी कि ऑल द 4 प्रोपोर्शन, द सम ऑफ ऑल द 4 प्रोपोर्शन इज 40। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने प्रोपोर्शंस की जगह पर प्रोपोर्शन लिख दिया। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द 4 नंबर्स इज 40, तो मैं तीनों प्रोपोर्शन को सम की साइन यानी प्लस की साइन के साथ लिखूंगी, 3x + 3 + 5x + 5 + 3x
प्लस 5x और उसको इक्वेट किससे करूँगी 40 से. स्टार्ट क्लियर. नाउ यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके. तो देखिए हम लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. 3x 5x फिर 3x और फिर 5x को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 16x. ओके. 5 + 5 10, 10 + 6 16x प्लस सारे कांस्टेंट को एक साथ ऐड कर लें. हमारे पास सिर्फ 2 ही कांस्टेंट है. 3 + 5 विल बिकम 8 इज इक्वल टू के बाद आ गया मेरे पास 40. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू. 8 यहाँ प्लस हो रहा है इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस. 40 - 8 किया आपके पास क्या आ गया 32. नाउ 16 इज मल्टीप्लाइंग विद x. After shifting this 16 after is equal to sign I will get 32/16. कैंसलिंग इट तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. स्टार्ट क्लियर. अब आप देखिए आपका काम क्या है. आपने x की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर ली. हमारे पास जो भी प्रोपोर्शन थे जैसे देखिए यहाँ पे a था हमारे पास a था 3x + 3 उसमें x की वैल्यू पुट करें आपके पास क्या आ जाएगा a की न्यूमेरिक वैल्यू कंप्लीट नंबर हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा. ओके. तो देखिए a क्या है 3x + 3 x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया. 3 × 2 = 6 6 + 3 मेरे पास आ गया a क्या 9 आ गया. ओके. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ a = 9. अब दोबारा से देखिए यहाँ पे b की वैल्यू थी 5x + 5 तो 5 के साथ मैंने x के प्लेसमेंट में क्या पुट किया 2. 5 × 2 = 10 + 5 आई विल गेट 15. तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई b की वैल्यू आ गई मेरे पास 15. c 3x था तो 3 के साथ मैंने 2 पुट किया 3 × 2 = 6 तो मेरे पास यहाँ पे c फाइंड आउट हो रहा है. 6 = c और c = 6. ओके. d 5x है तो 5 के प्लेस पे आप 2 पुट कर रहे हैं सो यू विल गेट 10 एज d. हमारे पास d की वैल्यू आ गई. ये c की वैल्यू है. स्टार्ट क्लियर. तो बताइए हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से थे. हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे 9 15 6 and 10. ओके. 9 15 6 and 10 आर द रिक्वायर्ड नंबर विच आर इन प्रोपोर्शनल. स्टार्ट क्लियर. ओके. नाउ here I have question number 15. So we are going to start it. It's also a word problem. So let's do it. Find 3 numbers. Here now you have to find out 3 numbers. Okay, 3 numbers, only 3. Find 3 numbers in continued proportion such that their sum is 13 and product is 27. Means हमारे पास 3 नंबर्स हम लोगों के पास क्या कहा जा रहा है इस तरह से फाइंड आउट करना है कि ये 3 नंबर हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. ओके. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. अब आप देखिए कि हम लोगों के पास कहा जा रहा है इन 3 नंबर का हम लोग अगर सम निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 13. एंड व्हेन वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर आई विल गेट 27. ओके. हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सपोज द 3 रिक्वायर्ड नंबर्स आर a b and c. So we know that the sum of these 3 numbers are 13. We will write a + b + c is equal to 13. And we also know that the product of these 3 numbers is 27. So we will write a into b into c is equal to 27. अब आप एक बात बताइए अगर हम लोगों के पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिया है. ओके. तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए अगर हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिया गया है तो हमें एक काम करना होगा. यहाँ पे क्या करना होगा a और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. वाई आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्टेप कि हम लोग यहाँ पे a और c की वैल्यू को फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं. लेट्स सपोज मैंने देखिए इन सारी इक्वेशंस को यानी इन सारी जो वैल्यूज़ निकाली ना उनकी इक्वेशन का नाम दिया. a + b + c को मैंने इक्वेशन a नाम दे दिया. a × b × c इज इक्वल टू 27 को मैंने b का नाम दे दिया. अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ a और c की वैल्यू मालूम कर रही हूँ. तो बताइए a c की वैल्यू मालूम करूँगी तो यहाँ पे a c आ जाएगा. b जगह क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद डिवाइड. सो वी विल हैव a c इज इक्वल टू 27/b. ओके. रिमेंबर दिस वैल्यू. अभी हमें इसको यूज़ करना है. a c इज इक्वल टू 27/b इज माई इक्वेशन नंबर c. नाउ स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखें आपसे ना 4 प्रोपोर्शंस की बात नहीं हुई है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हुई है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपके पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं. ओके. जब वो 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो आपको अगर याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उनको लिखा किस तरह से जाता है. अगर सपोज करना हमारे पास 3 वैल्यूज़ सिर्फ कौन सी थी a b c हमने कंसीडर किया था. सो वी विल ओनली हैव a b and c टू फाइंड द प्रोपोर्शन. ठीक है. तो हम कैसे लिखेंगे a/b डबल रेशो b/c. अब देखिए मैंने b की पोजीशन रिपीट किया यानी b को मैंने सेकंड पोजीशन पे भी यूज़ किया और थर्ड पोजीशन पे भी यूज़ किया. ओके. सो दिस टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ओके. ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. 4th प्रोपोर्शन की बात होगी तो आपको या 4th की 4th वैल्यूज़ गिवन होंगी यानी a b c और d. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात होगी इसका मतलब है कि एक एलिमेंट हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है.
यहाँ पे देखिए बी जो हो रहा है हमारे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कंटिन्यू हो रहा है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट कि आपको बी को ही कंटिन्यू करवाना है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे। स्टार्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में देखा, ठीक है, तो ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी हमारे पास है, एंड वी नो डैट दिस ए विल बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड दिस बी विल बी मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन फोर्थ से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड पोजीशन थर्ड से मल्टीप्लाई होती है। अब अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट ए सी इज इक्वल टू बी को बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया बी स्क्वायर। ओके, रिमेंबर यहाँ पे मेरे पास एक चीज़, हम लोगों के पास एक और इक्वेशन बन गई, ए सी की एक और इक्वेशन बन गई। क्या बनी? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी हम ए सी की एक इक्वेशन पीछे भी फाइंड आउट कर चुके हैं। कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके हैं? ए सी इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। इसीलिए मैंने कहा था, इसको याद रखिएगा कि अब ये दो इक्वेशन हमारे पास, ए सी की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए सी इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इक्वेशन नंबर सी को और इक्वेशन नंबर डी को मैंने कंपेयर करवा दिया। कैसे कंपेयर करवा सकती हूँ? आप ये इक्वेशन सी थी, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दी। इक्वेशन सी और इक्वेशन नंबर डी को कैसे कंपेयर करवाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। यही कंडीशन आएगी हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। नाउ हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। हाउ वी विल डू इट? देखिए, अगर मैंने इस b को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सो आई विल हैव बी क्यूब इज इक्वल टू 27। अब आपको 20 बी क्यूब की तो वैल्यू नहीं चाहिए, ऑब्वियसली आपको b की वैल्यू चाहिए। तो इस b की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? वी विल अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ओके, जब हमारे पास क्यूब की वैल्यू आती है तो जिस तरह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसी तरह से क्यूब रूट से, क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मतलब है अंडर, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट करके लिखते हैं, तो ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट की वैल्यू को मैं इंडिपेंडेंट करूँगी तो पावर के ऊपर, यानी जो भी बेस होगी उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3 की। ओके, अब आप देखिए इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट को हम लोग होल पावर 1/3 करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे b के ऊपर क्या दिया? क्यूब रूट। सो आई विल हैव बी क्यूब इंटू 1/3 इज इक्वल टू के बाद 27 का क्यूब रूट लें। देखिए आप लोगों को आता होगा सबको, फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग इट। 27 का क्यूब रूट, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्यूब रूट 3 की टेबल से ही लिया जाता है। ओके, सो इन द क्यूब आई विल हैव 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, 3 की पावर मेरे पास क्या आ गई? 3, और क्यूब रूट से मैंने डिपेंडेंट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 1/3। देखिए 27 की पावर क्या दी? 27 की पावर यहाँ पे मेरे पास है 27 को अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 3 की पावर 3। ओके, तो पहले मैंने 27 को पावर में कन्वर्ट किया 3 की पावर 3 और उसके ऊपर क्यूब रूट लगाया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1/3 आ गया। इज दैट क्लियर? अब इस 1/3 से 1/3 कैंसिल, ये 3 से हमारे पास 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई? b इज इक्वल टू 3। अभी हमें कितनी वैल्यूज़ मिल गई? अभी हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली है। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें अभी सिर्फ एक वैल्यू मिली है, डेट इज़ हमारे पास b। ओके, अब आप बताइए a की वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? आप देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिएगा कैसे करती हूँ। मैंने इक्वेशन नंबर सी बनाई थी, ए सी इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। ओके, अब इस b की पोजीशन पे मैं b की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर c। तो देखिए इक्वेशन c क्या थी? ए सी इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा a इंटू सी इज इक्वल टू 27/3। 27 को 3 से कैंसिल करें, आपके पास क्या आ जाएगा? 9। तो हम लोगों के पास ए सी इज इक्वल टू 9 आ गया। लेकिन अभी हम लोग किस पे काम करेंगे? अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सी को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखिए ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सी को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट किया, तो 9/c आ गया। अब याद रखिए हमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हम इसको पुट करेंगे तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो देखिए पुट ए इज इक्वल टू 9/c एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। कैसे? इक्वेशन है मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। सिंस वी नो डैट इक्वेशन नंबर ए इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या गिवन था आपके पास इक्वेशन नंबर ए में? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हम लोगों के पास था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13। ओके, 13 था। अब आप देखिए ये रही हमारे पास इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर ए है। ओके, इक्वेशन नंबर ए है जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया? मैंने a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 9/c, प्लस b की जगह वैल्यू पुट कर दी 3 और प्लस c इज इक्वल टू 13।
अब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सी 1 और 1 का एलसीएम मेरे पास सी आएगा। ओके, अब जिस तरह मैंने एलसीएम लेना सिखाया है कि देखिए सी के टेबल में सी कब आता है 1 टाइम, तो ऊपर 9 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1। 1 के टेबल में सी कब आता है सी टाइम आएगा, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा सी। 1 के टेबल में अगेन सी कितनी टाइम आता है, 1 के टेबल में सी आता है हमारे पास सी टाइम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा अगेन सी। तो देखिए एलसीएम क्या आया, 9 1 9 प्लस 3 इंटू सी विल बिकम 3c प्लस 3c इंटू सी विल बिकम सी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद हमारे पास आ रहा है 30। अब इस c के जो डिनोमिनेटर में सी एस को इज इक्वल टू के बाद ले जाएँ, सो डैट वी विल हैव 9 प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13c। इज दैट क्लियर? अब आप इस 13c को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक में अरेंज कर रही हूँ। ओके, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में अरेंज कर रही हूँ, यानी सी स्क्वायर माइनस 13c प्लस 3c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट क्लियर? माइनस 13c प्लस 3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 10c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस नंबर के यानी इस इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? याद रखिए, मैं फैक्टर बनाना भी सिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है। पहले इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, यानी कांस्टेंट पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है 9 1 9 हमारे पास। क्या इसके बाद हम लेंगे 9 का एलसीएम। स्टार्ट क्लियर? 9 का एलसीएम लिया, 3 3 9 3 1 3 और 1 हम लोगों के पास एक नंबर कंसिडरेबल है। तो देखिए हम लोगों को इस 3 इंटू 3 इंटू 1 को पेयरिंग में कन्वर्ट करना है इस तरह से कि मेरे पास पोजीशन पे इस पोजीशन पे 10 बन जाए। कैसे? अगर सपोज़ करें मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9 और मैं उसमें 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 10 के साथ माइनस की साइन है। ओके, 10 के साथ किसकी साइन है हमारे पास? माइनस की। तो मुझे इन दोनों को माइनस 10 बनाने के लिए इन दोनों की वैल्यू पे माइनस और माइनस लगाना पड़ेगा, सो डैट माइनस माइनस प्लस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विल बी यूज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10। तो देखिए हम फैक्टर्स को किस तरह से लिखते हैं। ये सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 9 को मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ। सी स्क्वायर माइनस 10c को ब्रेक किया तो 9c माइनस सी। ओके, 1 के साथ क्या आ गया? ओके, यहाँ पे c था तो यहाँ पे 9c और 1c होगा, 9c माइनस सी और प्लस के बाद मेरे प्लस 9 हम लोगों के पास आ गया इज इक्वल टू 0। आप पेयरिंग कीजिए, अब ये पेयर और ये पेयर, c और c से हम लोगों ने c स्क्वायर और c से हमने c कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? c माइनस 9। ओके, अब आप एक बात याद रखिए, वाइल टेकिंग द कॉमन, हमारे पास देखिए c और 9 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ओके, तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर पहली टर्म के साथ माइनस है और दूसरी के साथ प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगाइए और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगाइए। यहाँ कुछ कॉमन नहीं था इसलिए मैंने बाहर 1 को कॉमन लिया है। पहली टर्म के साथ माइनस है, दूसरी के साथ प्लस है, तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप साइन को मल्टीप्लाई करके देखें यही रिजल्ट अचीव हो रहा है या नहीं। माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस, माइनस प्लस माइनस। ओके, माइनस माइनस प्लस। तो बताइए मैंने बिल्कुल सही बाहर साइन लिया था? बिल्कुल सही लिया था, क्योंकि हमारी जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी माइनस सी प्लस 9 रिगेन हो रही है। नाउ आप देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज दैट इज सी माइनस 9 एंड सी माइनस 9 ऑल्सो है, तो ये सेम है। इसका मतलब है हमने सही फैक्टराइज किया है। सी माइनस 9 आपने एक दफ़ा लिखा और सी माइनस 1 आपने इस वाली चीज़ को, सी माइनस 9 आपने एक दफ़ा लिखा और c माइनस 1 को आपने एक दफ़ा लिख दिया। तो देखिए अगर मैं इसको इक्वेट करवाऊँ c माइनस 1 और c माइनस 9 को 0 से, तो बताइए c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1। अगर मैं इसको इक्वेट करवा रही हूँ c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 विल शिफ्ट ऑफ ओवर द राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट c इज इक्वल टू 1। सिमिलरली वी विल गेट c इज इक्वल टू 9। हमारे पास यहाँ c की भी 2 वैल्यूज़ आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है, इन c की 2 वैल्यूज़ को क्या करेंगे? a की वैल्यू हमें प्रॉपर मिली थी? नहीं मिली थी। ये जो a की वैल्यू है ना 9/c, दोनों वैल्यू को अलग अलग a की वैल्यू में पुट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू इट। लेकिन स्टूडेंट्स इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं कि या तो आप a इज इक्वल टू c/9 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ a। ओके, या फिर एक और भी तरीका है, सॉरी मैंने c/9 लिख दिया, a इज इक्वल टू 9/c। ओके, या तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अदरवाइज एक और तरीका है, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करें, यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यू पुट कर दें किसकी? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें c की।
सी की वैल्यू हम 1 यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू आप 9 यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पास 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, आप सी की वैल्यू को 1 भी यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, आपने सी की वैल्यू को जब 9 पुट किया तो हमें तो सिर्फ एक वैल्यू चाहिए ना, कोई सी भी एक वैल्यू कंसीडर कर लें, हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देखिए हमारे पास क्या होगा, मैंने 9 यूज़ किया, 9 + 3 12, 3 क्या से आया, बी की वैल्यू पुट की है। ओके, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 9, 9 + 3 12, 12 इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 13 - 12 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब हमारे पास सी की वैल्यू 9 पुट की थी तब ये आंसर आ रहा है। अगर सी की वैल्यू हम लोग 1 पुट करें तो क्या आएगा, a + 3 + 1 इज इक्वल टू 13। नाउ आप इसको ऐड करें, a इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 13, 4 को इज इक्वल टू के बाद ले जाएं, सो डैट यू विल गेट a इज इक्वल टू 13 - 4 एंड द अदर वैल्यू ऑफ a विल बिकम 9। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। आप इसको एक ही वैल्यू को कंसीडर कर लें, हमसे तो एक ही वैल्यू पूछी गई थी, सो इट इज़ इनफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ओनली 1 वैल्यू। तो देखिए आपके रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए, रिक्वायर्ड नंबर में a आ गया मेरे पास 1, b आ गया 3 और c आ गया 9। अदरवाइज़ अगर आप इसका एक और सॉल्यूशन लिखने को चाहें तो इसके दूसरे सॉल्यूशन जो c की वैल्यू 1 से निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, a हमारे पास आ रहा होगा 9, देखिए a 9 है, c आ रहा होगा हमारे पास 1 और मेरे पास b आ रहा होगा मेरे पास 3। ओके, b की वैल्यू, a के बाद b की वैल्यू, और c आ रहा होगा मेरे पास 1। तो ये इधर और की कंडीशन है, या तो ये रिजल्ट आ सकता है हमारा या फिर ये रिजल्ट आ सकता है, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, यानी y वेरी कर रहा है इन्वर्सली टू x, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 7 व्हेन y इज इक्वल टू 3। अगर x 7 है तो y 3 होगा, ठीक है। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/3। हमें उस वक्त x की वैल्यू मालूम करनी है जब y की वैल्यू 2 होल नंबर 1/3 हो। सबसे पहले एक बात, एक कॉन्सेप्ट देखिए, डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। ओके, ऑन द अदर हैंड इन्वर्सली सजेस्ट दैट इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग द अदर वन विल बी डिक्रीज डाउन। ओके, डायरेक्टली का मतलब क्या है, आपकी एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। इन्वर्स का मतलब है एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली, यानी वाई किस तरह से वेरी कर रहा है, इन्वर्सली टू एक्स, यानी एक्स बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखिए एक्स की वैल्यू 7 थी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, डाउन, यानी 3 है। इस वक्त हम लोगों को कहा जा रहा है कि वैल्यू मालूम करनी है वाई एक्स की जब वाई की वैल्यू 2 होल नंबर 1/3 हो। इज दैट क्लियर? देखिए इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, मैंने यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया। इन्वर्सली को किस तरह से लिखा जाता है, कोई भी वैल्यू 1 करके लिखी जाए तो हम कहेंगे कि हमने उसका इन्वर्स शो किया। इज दैट क्लियर? y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट k से। किस तरह कांस्टेंट k कब आया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इज इक्वल टू का साइन आता है। एट द सेम टाइम जब इज इक्वल टू का साइन हम लगाते हैं तो कांस्टेंट भी लगाते हैं। ओके, हेयर k इज़ कांस्टेंट। ओके, हेयर हमारे पास k इज शोइंग कांस्टेंट। अब k को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू k/x। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिख दिया मैंने k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो x को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट वी विल हैव y इंटू एक्स इज इक्वल टू k। अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 7। अभी हम सारा काम क्यों कर रहे हैं, अभी हम सारा काम सिर्फ और सिर्फ k फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। ओके, x फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्दर स्टेप करेंगे, हम k फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने y की जगह पे वैल्यू पुट की 3, x की जगह पे 7, तो जब मल्टीप्लाई किया k की वैल्यू मेरे पास आ गई 21। ओके, अब k की वैल्यू 21 है और रिलेशन हमारा क्या है, दिस इज नोन एज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, ये रिलेशन, इस रिलेशन से यानी y इज इक्वल टू k/x से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके पास यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू k/x। अब आपने दोबारा से x को ऊपर ले गए तो आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू x इंटू वाई इज इक्वल टू k। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है x की, तो y को इस इक्वल टू के बाद ले जाके हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो y को मैं इस इक्वल टू के बाद ले गई तो x की वैल्यू आएगी k/y। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड y, k कितना गिवन था 21
y कितना गिवन है 7/3। कैसे आया 7/3? देखिए y की वैल्यू गिवन थी 2 होल नंबर 1/3, y इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/3। सिंप्लीफाई करें, 2 3 ज़ा 6 और 6 + 1 3, यानी 3 × 6 6 + 1 7, 7/3। तो y की वैल्यू की जगह पे मैंने 7/3 पुट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल रूल लगाऊंगी। क्या है, 21 एक अलग वैल्यू थी, 7/3 एक अलग वैल्यू है। तो 21 से कौन डिवाइड हो रहा है? 21 से डिवाइड हो रहा है 7/3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ओके 7/3 लिखना है मुझे, डिवाइडेड बाय 7/3। तो जब मैंने रेसिप्रोकल रूल लगाया और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/7। ओके, y की वैल्यू हम लोगों के पास थी 7/3, तो मेरे पास आ जाएगा 3/7। ओके, 3/7। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे वैल्यूज़ कैंसिल होंगी। 7 1 7, 7 3 21 और 3 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 9। तो बताइए x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। इज दैट क्लियर? होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स, यू ओनली हैव टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन टुडे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। और ये वही क्वेश्चन है जो हमने 17 जिस तरह से किया है, 16 भी उसी बेसिस पे सॉल्व होगा। And but please don't forget to copy down the solved question from this lecture. It is enough for today. Thank you so much. Allah Hafiz.